इससे पहले पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि अगर किसी चीज़ का इंटरसेक्शन अगर दो इवेंट हो रहा है और दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी। कंडीशन है कि पी ए और पी बी जो हमारा है दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो अगर हम लोग कॉइन वाला जब हम लोग केस लेते हैं तो कॉइन वाला में पहला और दूसरा जो टॉस होता है वो दोनों में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर पहला बार टॉस किए उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सेकेंड टॉस में भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगा। ये हम लोग पढ़े थे। और अगर ये इंडिपेंडेंट ना रहे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, बी बाई ए वाला फार्मूला। फिर अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहता है तो ए वाला लगाते हैं। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन करवा देंगे, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला है वो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बाई ए। इसका मतलब हुआ कि ए के होने के बाद बी के होने का प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए, इसको पढ़ते हैं। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। और अभी इस पर जो एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट वाला, वो ए वाला हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जब तक हेड नहीं आएगा तब तक ये टॉस होता रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉस इज ऑड। तो ऑड मतलब क्या, या तो फर्स्ट बार में हेड आ जाए या फिर थर्ड बार में या फिर फिफ्थ बार में, ठीक है, या फिर सेवेंथ भी हो सकता है। इस तरह से ऑड, तो ऑड बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट टाइम में 1/2 होगा। उसके बाद थर्ड चांस में करेंगे तो अगर थर्ड चांस में करेंगे तो फिर हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सारा तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो पहला बार में आया होगा, मान लो टेल, हेड लाना है ना, फर्स्ट टॉस टिल ए हेड एपियर, तो फर्स्ट टाइम में टेल मान लो आया होगा, सेकेंड टाइम में भी टेल आया होगा, तो थर्ड टाइम में फिर हमारा हेड आएगा। ये होगा तीसरा बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से अगर हम लोग पांचवा बार में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 टेल, मतलब सब बार टेल आएगा और लास्ट में हेड आएगा। तो ए फर्स्ट टाइम हो गया, ए थर्ड टाइम हो गया, ए फिफ्थ टाइम हो गया। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ए हमारा है 1/2, 1/8 और 1/32। अगर सबको हम लोग वो ऐड कर लेंगे तो ए हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो P यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ टॉसेज इज ऑड, टॉसेज इज ऑड। तो इसमें हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा पहला और दूसरा एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला बार में 1/2, पहला बार में हेड नहीं आया तो हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, दूसरा बार में भी 1/2 होगा, फिर तीसरा बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, और सब इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करते चले गए। तो ये हमारा जीपी में आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल 5 फिर 7, ऐसे करके आएगा। तो जीपी इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। आर कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग को देगा 1/2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हम लोग का आंसर 2/3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखना, तो एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ an examination consists of 2 papers, paper 1 and paper 2.
The probability of failing in paper 1 is 0.3 and that in paper 2 is 0.2. Given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is 0.6. The probability of a student failing in both paper is 0.5. इसमें निकालना है कितना होगा। ऑप्शन है 0.5, 0.18, 0.12। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। Examination consists two paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is 0.3. Probability of failing in paper 1 इसको PA मान लेते हैं, या फिर पेपर 1 है इसको P1 मान लेते हैं। ये फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3। उसके बाद है एंड दैट इन पेपर 2 में जो फेल होने का प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2। गिवन दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2 में फेल हो चुका है, तो इसको बाय 2 नीचे लिख लेंगे। पेपर 2 में फेल हो चुका है, जिसमें जो काम हो चुका है। अगर यहाँ पर फार्मूला है ए इंटरसेक्शन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम पी ए इंटू क्या लिखते हैं, पी ए बाई बी। इसका मतलब है बी के हो जाने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी, पी ए बटा बी उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेपर 2 में ऑलरेडी फेल हो चुका है, मतलब 2 हो चुका है, तो 2 को नीचे लिखेंगे। गिवन दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1, मतलब 2 में फेल होने के बाद 1 में फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ पेपर, मतलब P1 इंटरसेक्शन 2 हम लोग को निकालना है, P1 इंटरसेक्शन 2। तो एक कैसे निकलेगा, P1 इंटू P1/2। तो P1 हम लोग को पता है 0.3 और 1/2 0.6, तो कितना आ जाएगा 0.18। तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पहले एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, सपोज ए फेयर 6-sided डाई ट्री रोल्ड वंस, इफ द वैल्यू ऑन द डाई इज 1 to 3, द डाई इज रोल्ड ए सेकेंड टाइम। मतलब कि अगर 1, 2 या 3 आ रहा है तो इसको दोबारा से रोल किया जा रहा है। If the value on the die is itna, the die is rolled a second time, what is the probability that the sum of total of the value of the turn up is at least 6? फेयर यहाँ पर नहीं होगा, पेयर होगा। सपोज ए पेयर 6-sided die is rolled once, if the value on the die is 1 to 3, the die is rolled ए सेकेंड टाइम। मतलब कि अगर 1, 2 या 3 वैल्यू आता है कुछ भी, तो इसको दोबारा से रोल किया जाएगा। when the probability that the sum total of the values, what is the probability that the sum total of values that turn up is at least 6? सम कम से कम 6 होना चाहिए। तो अगर हम 1 to 3 फर्स्ट बार में रख लेते हैं
1 2 3, तो 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम टोटल वैल्यू दैट टर्न अप इज एटलीस्ट 6। सम कम से कम 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, फिर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट डाई में 1 आता है तो सेकेंड डाई में 6 आने के लिए कितना होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। ये दो केस होता है जहाँ पर हम लोग का सम जो है वो 6 या फिर 6 से ज़्यादा आएगा। एटलीस्ट 6 बोला है, कम से कम 6 आना चाहिए, तो ये दो वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा वाला में अगर 2 लेते हैं, फर्स्ट टाइम में मान लेते हैं 2 आया, 2 आया तो इधर से हम लोग का 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 6 होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 के साथ 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा और 3 6 होगा। तो कितना हो रहा है? 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 पॉसिबिलिटी हो रहा है। तो ये जो 9 मतलब ये 9 हम लोग का आएगा, तो ये हम लोग का जो रिक्वायर्ड है वो इवेंट है। तो 9 एक कितने में से आ रहा है? टोटल अगर मान लेते हैं कि 1 हमारा आता है, तो टोटल ऐसा 1 2 3 वाला अगर 2 डाइस हम लोग लेकर करें तो टोटल 36 सैंपल स्पेस आता है 2 डाइस को लेकर के। लेकिन उसमें अगर हम लोग फिक्स कर ले कि स्टार्टिंग में 1 2 और 3 ही रहना चाहिए, तो एक कम से कम 18 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 × 6 36 होता है। इधर 6 कुछ भी, इधर 6 कुछ भी, लेकिन इधर अगर 3 फिक्स कर लेंगे तो इसमें 6 कुछ भी आ सकता है। टोटल 18 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगा यहाँ से अगर हम लोग अगर मान लो कि पहले बार में 4 आ जाता है, 4 5 या 6 आता है, तो फिर सेकेंड बार टॉस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बोला है कि सपोज ए पेयर 6-sided डाइस इज रोल्ड वंस, इफ द वैल्यू ऑन द डाई इज इतना, द डाई इज रोल्ड सेकेंड टाइम। अगर वैल्यू इतना आता है तभी ए सेकेंड टाइम रोल किया जाता है, और अगर नहीं आता है तो फिर ए रोल सेकेंड टाइम नहीं किया जाएगा। तो नहीं, अगर 4 5 या फिर 6 आता है तो सेकेंड टाइम रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 2 और 3 आता है तो रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पेयर फिर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है एक ही डाइस के बारे में। एक ही डाइस को अगर पहला एक बार जैसे हम फेंके, अगर 1 आया तो उसको दोबारा से फेंकेंगे। ठीक है, और अगर 4 5 या फिर 6 आ गया तो उसको दोबारा नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर 4 5 6 और 1 2 3 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो हमारा सम आना चाहिए वो 6 आना चाहिए या फिर 6 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल सेकेंड टाइम हम जब फेंकेंगे और सम अगर 6 देखेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 18 हो जा रहा है। ठीक है, जिसमें से 9 हमारा फेवरेबल केस है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 2 या 3 आ गया तो दोबारा टॉस करेंगे, और दोबारा टॉस करेंगे तो दोबारा टॉस होने के बाद टोटल 18 पॉसिबिलिटी बन रहा है, जिसमें 1 2 3 रहेगा और साथ में बगल वाला में बाद वाला में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टोटल 18 सैंपल स्पेस हो रहा है। इस 18 सैंपल स्पेस में से हमारा 9 जो केस आ रहा है वो फेवरेबल केस आ रहा है, क्योंकि 9 केस में हमारा जो सम है कम से कम 6 आ जा रहा है, या तो 6 आ रहा है या फिर 6 से ज़्यादा आ रहा है। तो 9 हमारा फेवरेबल केस हो गया। तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 9/18, 1/2। और अगर मान लो 1 2 3 ना करके 4 5 6 आ गया तो फिर हम लोग इसको दोबारा टॉस नहीं करेंगे। तो जब दोबारा टॉस नहीं करेंगे तो यहाँ से एटलीस्ट 6 हमारा जो सैंपल स्पेस है 3 आ रहा है, और फेवरेबल केस 6 एक ठो है। तो यहाँ से 1/3 मतलब 1/3 यहाँ से चांस हो रहा है कि हमारा जो सम है वो 6 या फिर 6 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और 4 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, P बराबर 1/2 × 1/2, ऊपर से ए वाला 1/2 और प्लस नीचे से 1/2 × 1/3।
3। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, शायद इस टाइप का नहीं होगा, क्लास 12 में नहीं पूछेगा। ये हो गया 1/4 + 1/6। एक बार देखो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है एक डाइस है, डाइस को फेंका जा रहा है, तो फेंका जा रहा है, अगर 1, 2 और 3 आता है तो उसको दोबारा से फेंका जाएगा, और जब दोबारा से फेंका जाएगा तो उसमें टोटल जो केस बन रहा है 18 बन रहा है। उस 18 केस में से एटलीस्ट 6 जो हमारा फेवरेबल केस है वो 9 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक के साथ देखो 18 कैसे होगा, एक के साथ और भी तो वैल्यू आ सकता है, लेकिन वो हमारा सैंपल स्पेस होगा, फेवरेबल नहीं होगा। 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है, और 1, 4 आ सकता है, 1, 1 आ सकता है। तो इस तरह से इसका 6, इसमें भी 3 ठो और होगा, इसमें 2 ठो और होगा, टोटल 18 केस हो जाएगा। पर टोटल 18 केस में से हमारा जो रिक्वायर्ड है, जो फेवरेबल है, वो इतना ही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, 2 बार प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ रहा है। एक बार यहाँ पर 1, 2, 3 आने का प्रोबेबिलिटी, फिर 4, 5, 6 आने का प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो हमारा रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 6, उसको निकालने का प्रोबेबिलिटी दोनों में। एक और क्वेश्चन है, उसको लिख लो, या फिर देखते हैं अगर PDF में लिखा हुआ होगा तो। नहीं है, लिखो तो ए पर्सन ऑन ए ट्रिप, ए पर्सन ऑन ए ट्रिप हैज ए चॉइस A person on a trip has a choice between private car and public transport. एक पर्सन के पास चॉइस है कि वो पब्लिक कार से जाएगा या फिर प्राइवेट कार से जाएगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ए प्राइवेट कार इज 0.45। प्राइवेट कार यूज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.45 दिया हुआ है। While using the public transport, और अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहता है तो फर्दर हैज चॉइसेस अवेलेबल, तो उसके बाद फिर से 2 चॉइस है। While using the public transport, further choices available are bus and metro। ये फिर से या तो बस से जा सकता है या फिर मेट्रो से जा सकता है। Out of which, while using the public transport, further choices available are bus and metro. Out of which the probability of traveling by a bus is 0.55। बस से जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.55। Out of which the probability of traveling by a bus is 0.55। In such a situation, the probability of using a car the probability of using a car, bus and metro respectively would be, क्या क्या सा निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार निकालना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बस निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेट्रो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार कितना हो जाएगा, कार का तो दिया हुआ है ही 0.45 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45। बस से कितना होगा, ऊपर में 0.45 है तो नीचे में कितना हो जाएगा 0.55 पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और बस से जब निकालना है तो 0.55 में हम लोग 0.55 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करने का प्रोबेबिलिटी 0.55 है, और उसमें फिर बस चूज करेगा तो बस का प्रोबेबिलिटी फिर से 0.55, और मेट्रो अगर चूज करेगा तो पहले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चूज करना पड़ेगा, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चूज करने के लिए 0.55 ये वाला, और उसके बाद मेट्रो चूज करेगा तो इसका 0. कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये 55 है तो ये 45, 1 माइनस 0.55 करेंगे तो 0.45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45, ये हो जाएगा मेट्रो से। उसके बाद एक तो क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखो, इसमें क्या करना होगा, ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है 4 गेट, ठीक है, 4 गेट व्हिच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा है, मतलब सब इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर ऑफ ईच गेट इज 0.2, मतलब इंडिविजुअल सबके फेल होने का प्रोबेबिलिटी दे दिया है 1 2 3 का। गिवन दैट गेट 1 हैज फेल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट 2 and 3 विल बी फेल, मतलब कि 1 के फेल होने के बाद, 1 तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो बाकी के 2 गेट के फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब 2 and 3 के फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब 1 ऑलरेडी फेल हो चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए होता है पी ए इंटू पी बी बाई पी ए, पी बी बाई पी ए, तो यहाँ से अगर पी बी बाई पी ए निकालेंगे तो ए क्या आ जाएगा, पी बी बाई ए अगर निकालेंगे, मतलब ए के फेल होने के बाद बी के फेल होने का प्रोबेबिलिटी, तो ए हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 ऊपर वाला का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई 1 है तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर में ले लेंगे 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 और नीचे में P1, तो ये हो जाएगा P1, सब तो इंडिपेंडेंट है सारा गेट एक दूसरे से, तो इंटरसेक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं, P2 इंटू P3 बटा P1, P1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा P2 इंटू P3, तो P2 0.2 और सबके फेल होने का प्रोबेबिलिटी 0.2 ही है, तो 0.04 आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो, चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग यानी एग्जाम इज 20%, पास होने का चांस 20% है, द चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग एबव 90%, मतलब पास होने के बाद 90% लाने का कितना है 5% है प्रोबेबिलिटी। Given that the student passes the examination, the probability that the student get above 90%, अगर पास हो चुका है तो 90% से ऊपर लाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फिर देखो क्या क्या दिया है, द चांस ऑफ स्टूडेंट पासिंग एग्जाम इज 20%, तो इसको अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, ये कितना है 20% है 0.2, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम
पासिंग द एग्जाम, और साथ में एंड लगा हुआ है गेटिंग ग्रेटर देन 90%। ये कितना है 5%, मतलब 0.05। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 90% और एग्ज़ाम पास होने के बाद, आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम, मतलब पास होने के बाद 90% से ज़्यादा लाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए निकालना है। मतलब वही हम लोग को निकालना है कि बी में फेल हो चुका है तो ए में, या फिर बी हो चुका है तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी ना, कितना आ जाएगा ये, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ऊपर में 0.05 बटा नीचे में 0.20, तो ये आ जाएगा 5/20, मतलब कि 1/4 बी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बॉक्स कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल। एक बॉक्स हो गया, 4 व्हाइट बॉल और 3 रेड बॉल। इन सक्सेशन 2 balls are randomly selected and removed from the box। 2 बॉल निकाला गया है। गिवन दैट द फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, मतलब पहला व्हाइट है, रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड, मतलब व्हाइट के निकालने के बाद रेड के निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग क्या निकालना होगा, पहले पी रेड इंटरसेक्शन व्हाइट डिवाइडेड बाय पी व्हाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर पी रेड और पी व्हाइट निकालेंगे तो पी रेड कितना है, अगर रेड बॉल निकालना है तो रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 4/7 होगा, और व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा 3/7, टोटल 7 है। और बॉल निकाल रहे हैं वो सारा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4/7 इंटू 3/7, ठीक है, रेड और व्हाइट बॉल निकालने का, और डिवाइडेड बाय व्हाइट का फिर 3/7, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/7। नीचे में व्हाइट रहेगा ना, व्हाइट का कितना है, व्हाइट का 3/7, 4/7 होगा व्हाइट का, उल्टा कर दिए क्या, रेड का 3/7 है और व्हाइट का है 4/7, तो नीचे में 4/7 होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर सक्सेशन लिखा हुआ है, इन सक्सेशन 2 balls आर रैंडमली, मतलब एक के निकालने के बाद दूसरा रखा नहीं गया है, दूसरा को भी निकाल लिया गया है, एक को विदाउट रखे दूसरा को निकाला गया है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। पहले व्हाइट बॉल निकाला तो व्हाइट बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/7, उसके बाद एक बॉल घट गया, अब रेड को निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रेड कितना है 3, और एक बॉल तो ऑलरेडी घट चुका है तो व्हाइट अब 3 ही बचा है, तो टोटल 6 हो जाएगा, 3/6 होगा, तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू 3/6 और बटा 4/7 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये सारा अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे बेसिक प्रोबेबिलिटी था, उसके बाद अब टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा। इसमें लिखेंगे कंसीडर एन इवेंट ई consider an event E which occur via 2 different event A and B. Consider an event E which occur via 2 different event A and B. This situation may be represented by the following tree diagram. This situation may be represented by following ट्री डायग्राम। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इवेंट ए होगा और उसके बाद इवेंट ई होगा।
और मतलब यहाँ पर इवेंट ई ही हो रहा है फाइनली, लेकिन दो तरीके से हो रहा है। ठीक है, पहले कुछ ए के जरिए हो रहा है और कुछ बी के जरिए हो रहा है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला हम लोग जो किए थे एग्जाम्पल, वो इसी पर बेस्ड था, टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही। तो यहाँ पर ए के होने का प्रोबेबिलिटी पी ए होगा, और ए के हो जाने के बाद फिर ई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे पी ई बाई ए, क्योंकि ए के होने के बाद ई हो रहा है। यहाँ पर पी बी होगा और यहाँ पर हो जाएगा पी ई बाई बी। नीचे में लिखेंगे इस केस में हम लोग को अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना हो, क्योंकि फाइनली तो ई हो रहा है, तो ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछेगा, और इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो लिखो नाउ द प्रोबेबिलिटी ई इज गिवन बाय now the probability of E is given by value of total probability PE is equal to given by value of total probability as PE equal to PA into PE by A। ऐसे ही करके निकालते थे। यहाँ पर PA कर लिए, फिर E by A। तो एक पहला तरीका, पहला वे हो गया, और दूसरा वे में हम लोग पी बी इंटू पी ई बाई बी, ये हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गया। उसके बाद लिखेंगे ए हो गया, उसके बाद लिखो बेज थ्योरम। इसमें अगर हम लोग का बेज थ्योरम में क्या होता है, इसमें एक इवेंट के होने के बाद दूसरा के होने का प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। मतलब कि ई इवेंट के हो जाने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा पहले भी हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ई जो है टोटल प्रोबेबिलिटी है। पीछे वाला क्वेश्चन में जो हम लोग ऐसा करते थे ना, तो वहाँ पर एक बार में क्वेश्चन सोल्व हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ई निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 2-4 वे में, मतलब डिफरेंट वे में करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है। ये लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन ई, ये जो कि पहले भी लिखते थे, बाई पीई, पहले भी यही फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर पीई जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। और पी ए इंटरसेक्शन ई अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी ए बाई ई बटा, और पीई क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग ऊपर लिखे, तो ऊपर से इसको कॉपी कर देंगे, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर पी ए इंटू पी ई बाई ए। पीछे वाला में पी ई डायरेक्ट दिया रहता था, हम लोग इजीली निकाल लेते थे, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, बस यही बेज थ्योरम में और नॉर्मल में फ़र्क है। पी बी इंटू पी ई, ये वाला भी बना लेना डायग्राम, इससे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। मान लो यहाँ पर एक से प्रोबेबिलिटी है ए के होने का, उसके बाद ए के होने के बाद ई इवेंट हो रहा है, और इसके होने का प्रोबेबिलिटी जेड है। उसी तरह से इवेंट ई जो होता है दूसरे तरीके से भी होता है, बी तरीके से अगर होगा तो बी के होने का प्रोबेबिलिटी वाई, और फिर बी के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग को निकालने के लिए दे दे पी ए बाई ई क्या होगा, तो हम लोग जाएंगे इस फार्मूला पर, पहले पी ए इंटरसेक्शन ई करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। नीचे में हम डायरेक्ट पी ई लिख रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी है पी ई। तो पी ए इंटरसेक्शन ई को इस फार्मूला से लिखेंगे, पी ए के होने का प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू ए बटा ई, ए के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जेड। ए के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी जेड है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए वाला पूरा फार्मूला तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, एक्स, इसको हम लोग मान रखे हैं, और इंटू ई बाई ए को जेड मान रखे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला सब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता है। उसी तरह से अगर पी बी बाई ई निकालना रहा तब कैसे निकालेंगे, पी बी बाई ई अगर करना होगा तो ए वाला ले लो वाई टी
बटा टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स जेड और प्लस वाई टी, ये हमारा होता है बेज थ्योरम। एक क्वेश्चन में दोनों मिक्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी निकालना है और साथ में बेज थ्योरम का भी यूज है, बेज थ्योरम भी इसमें अप्लाई करना है। शायद हो सकता है क्वेश्चन पिछला बार भी तुमको बताए ही होंगे। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है सपोज वी हैव 2 बैग, ठीक है, बैग 1 कंटेन 2 रेड एंड 5 ग्रीन मार्बल। 2 बैग है, बैग इसमें से अगर हम लोग बैग 1 और 2 दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगा। यहाँ पर बैग 1 होगा और यहाँ पर बैग 2 होगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि बैग 1 कंटेन 2 रेड एंड 5 ग्रीन मार्बल, बैग 2 कंटेन 2 रेड एंड 6 ग्रीन मार्बल। ए पर्सन टॉसेस अ क्वाइन, ठीक है, इफ इट इज नीड गोल टू बैग 1 एंड ड्रॉ ए मार्बल, इफ इट इज हेड, मतलब हेड आता है तो हेड आता है तो बैग 1 के पास जाता है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगा, तो ठीक है बैग 1 के पास गया। एंड इफ इट इज टेल ही गोल टू बैग 2, और अगर टेल आता है तो बैग 2 के पास जाता है। इन दिस सिचुएशन, ठीक है, ही गोल टू बैग 2 एंड ड्रॉ ए मार्बल, ठीक है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड, तो रेड ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फाइनली हम लोग को बाहर क्या निकालना है, रेड मार्बल निकालना है। तो मान लो पहले बैग 1 सिलेक्ट किया होगा, तो बैग 1 जब सिलेक्ट हुआ होगा तो उसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/7, और अगर बैग 2 सिलेक्ट किया होगा तो उसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 रेड एंड 6 ग्रीन, 2/8, ठीक है, और फाइनली रेड बाहर निकलेगा। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड। अब रेड देखो यहाँ पर 2 तरीके से रेड आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है, तो ये हम लोग से टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि टोटल कितना हो रहा है। पहले क्वेश्चन में एक ही बार में सिर्फ पूछता था कि रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा। अभी देखो 2 तरीके से रेड निकल सकता है और कुल मिलाकर के कितना प्रोबेबिलिटी होगा ये पूछ रहा है, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, 1/2 इंटू 2/7 प्लस नीचे वाला को भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 2/8। ये फार्मूला ही हम अप्लाई कर रहे हैं, जो बड़ा सा फार्मूला लिखा हुआ था, लेकिन ये शॉर्टकट में हो जाता है अगर आप डायग्राम बना लेती हो तो। 1/7 प्लस 1/8 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा है, गिवन दैट द मार्बल ड्रॉ इज रेड। अगर रेड ड्रॉ हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन कम फ्रॉम बैग 1, तो P1/R निकालने का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बैग 1 से निकलेगा तो ये P1 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाई PR, जहाँ PR क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब इसको इजीली निकाल लो। 1 इंटरसेक्शन R मतलब कि 1 ए वाला है और R ए वाला है, 1/2 इंटू 2/7, 1/2 इंटू 2/7 बटा टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग ला चुके हैं 1/7 प्लस 1/8, तो ये आंसर हो जाएगा। Consider a company that assembles computer. The probability of faulty assembly of any computer is P. मतलब फॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या दे दिया है, P दिया है। तो 1 - P क्या हो जाएगा, फॉल्ट ना रहने का, नॉट फॉल्टी। उसके बाद द कंपनी देयर फॉर सब्जेक्ट ईच कंप्यूटर टू टेस्टिंग प्रोसेस, तो सारे कंप्यूटर को टेस्ट करता है। दिस टेस्टिंग प्रोसेस गिव्स द करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी कंप्यूटर विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। अब यहाँ पर Q प्रोबेबिलिटी है कि करेक्ट रिजल्ट देने का। करेक्ट रिजल्ट मतलब क्या, अगर फॉल्टी है तो फॉल्ट बताएगा, ठीक है, मशीन से जांच कर रहा है तो जांच करने के बाद ये भी मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि जैसे फॉल्ट वाला को जांच करेगा तो ये 100% श्योर नहीं है कि वो सही बता देगा फॉल्ट ही है वो। हाँ, कुछ को बताएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी है कि सही बताए, मतलब इसको फॉल्टी बताए
डिक्लेयर्ड फॉल्टी इसको बोलते हैं, डिक्लेयर्ड फॉल्टी। डिक्लेयर्ड इसको फॉल्टी घोषित करे उसका प्रोबेबिलिटी क्यू है। और थोड़ा सा चांस ये भी है कि ख़राब है कंप्यूटर फिर भी टेस्टिंग प्रोसेस में उसको ए बता दे कि ये फॉल्ट नहीं है। ठीक है, डिक्लेयर्ड नॉट फॉल्टी मतलब सही रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से कितना है, क्यू है। अब यहाँ पर नॉट फॉल्टी दिया हुआ है तो यहाँ पर नॉट फॉल्टी बताने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि सही रिजल्ट का क्यू है, डिक्लेयर्ड नॉट फॉल्टी। और थोड़ा सा चांस है कि गलत रिजल्ट दे दे, 1 - क्यू चांस है एक गलत रिजल्ट दे। और डिक्लेयर इसको डिक्लेयर्ड नॉट फॉल्टी, नॉट फॉल्टी तो है ही तो इसको डिक्लेयर्ड नॉट फॉल्टी, ये सही रिजल्ट हो गया। और ये हो जाएगा डिक्लेयर्ड फॉल्टी, मतलब गलत रिजल्ट भी दे सकता है। 1 - क्यू चांस है कि ये नॉट फॉल्टी डिवाइस को फॉल्टी बोल दे, ये पूरा क्वेश्चन बोल रहा है। तो फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी। तो डिक्लेयर्ड फॉल्टी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम लोग को निकालना होगा। तो डिक्लेयर्ड फॉल्टी कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखो है डिक्लेयर्ड फॉल्टी और डिक्लेयर्ड फॉल्टी, ये वाला मतलब हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी डिक्लेयर्ड फॉल्टी कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा पी क्यू और प्लस नीचे में कितना हो जाएगा 1 - पी इंटू 1 - क्यू। इसको सॉल्व कर देंगे तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, या फिर यही दिया ही है।